नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन इवोरिच में, जहाँ पर मिलती है आपको वो सभी जानकारियाँ, जिनकी आपको ज़रूरत होती है और जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी समय बाद आ रहा है और मैं आपको शुरुआत में बता दूँ कि ये वीडियो डब्ल्यूसीआरयू को लेकर नहीं है। डब्ल्यूसीआरयू के लिए बात करने के लिए एक नया वीडियो, सीधी बात आपसे मैं आपसे जुड़ूँगा, लेकिन उस वीडियो तक पहुँचने से पहले या डब्ल्यूसीआरयू की बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपके सामने 2 वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिनमें से पहला वीडियो आज आपके सामने है। इसके बाद एक वीडियो इन्वेस्टमेंट को लेकर और आएगा और फिर हम बात करेंगे डब्ल्यूसीआरयू की। ये सारे वीडियो आपको 3 से 4 दिन के अंदर बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को और जो लोग निवेश में रुचि रखते हैं, लेकिन उन्हें निवेश के बारे में जानकारी नहीं है, क्या चीज़ें देखकर वो निवेश करते हैं? तो सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए निवेश के बारे में। तो दोस्तों निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, उसको बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति की बातों में आकर यदि हम निवेश करते हैं और बिना सोचे-समझे करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो क्या हमें निवेश करते समय सावधानियाँ रखनी चाहिए या फिर एक बहुत बड़ी कंपनी जो प्रॉफ़िट में चल रही है या वो बहुत ज़्यादा लाभ हमें दिखा रही है या हमें देने का वादा करती है, क्या हमें उसमें निवेश करना चाहिए? आज इसी टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम तो निवेश करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर काम में लें। यूज़ योर माइंड बिफोर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, किसी भी कंपनी में लोग जब निवेश करते हैं, तो बिना सोचे-समझे निवेश करने के बाद जब उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, तो कहीं न कहीं वो अपना पैसा खो देते हैं या फिर बिना जानकारी के चलते वो बेहद परेशान होते हैं, जब तक कि उन्हें लाभ की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो अपने ब्रेन का यूज़ करें और किस तरह से आपको क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि क्या मुझे ज़्यादा लाभ दिखा रही कंपनी में निवेश करना चाहिए? एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखा रही है या वो कहती है कि आज मेरे पोर्टफ़ोलियो की वैल्यू इतनी हो चुकी है, ठीक है? तो क्या हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए? चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, छोटा-सा उदाहरण आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं या 2 अलग-अलग कंपनियाँ हैं। 2020 के अंदर जहाँ एक एक प्रोजेक्ट जो आपके सामने दिख रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी कुल लागत 1 करोड़ रुपए है, ठीक है? उस प्रोजेक्ट की इनिशियली जो लागत है और दूसरा जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, इसकी कुल लागत 10 करोड़ रुपए है। कहने का मतलब क्या है, ये हमने एक ज़मीन खरीदी है और उसके ऊपर कुछ ऐसा वर्क हम लोगों ने शुरू किया है। यदि मैं 2020 में इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा सेल कर दूँ, ठीक है ना? तो ये 1 करोड़ में बिक जाएगा और ये दूसरा जो प्रोजेक्ट है, इसकी कीमत 10 करोड़ है। मतलब इस पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 करोड़ है और आज की तारीख में यदि इसे बेचा जाए, तो मुझे 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये इसकी इनिशियली लागत। ये 2020 की एक उदाहरण 2 साल पीछे बैकअप चल के हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करें कि ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिस व्यक्ति ने स्टार्ट किया, तो उसने 1 करोड़ को जुटाने के लिए निवेशकों का सहारा लिया। उसने कहा कि मुझे 1000 निवेशक चाहिए और एक 10,000 प्रति निवेशक यदि मुझे मिल जाता है, तो ये मुझे 1 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाएँगे और मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता हूँ। ठीक है? क्योंकि इसकी वैल्यू एक्चुअल में 1 करोड़ है या इसको खरीदने में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10,000 प्रति निवेशक मैं 1000 लोगों से लेता हूँ। तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जब मैंने इसका अनाउंसमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो इस तरीके से हुआ कि लगभग 1 लाख लोग आप देख सकते हैं 1 लाख लोग 1 लाख प्रति निवेशक 100 लोगों ने जो है इसके अंदर 1-1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि 10,000 रुपए निवेश करने से तो 1 लाख कैसे पहुँचा? तो दोस्तों होता क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है और उसका निवेश करने के लिए जब लोगों को बोला जाता है, तो स्टार्टिंग में उसका प्राइस बहुत कम होता है और धीरे-धीरे, धीरे बढ़ते-बढ़ते वो बहुत ज़्यादा हाई पहुँच जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक जो परंपरा है कि चलिए वो वहाँ इस कंपनी में निवेश हो रहा है, जल्दी-जल्दी लोग निवेश करने लगते हैं बिना सोचे-समझे। तो यहाँ पर हम बात करें कि आप देख सकते हैं 10,000 प्रति 400 लोगों ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 300 लोगों ने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 200 लोगों ने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 100 लोग ऐसे थे जो लास्ट में आए, वो थोड़े लेट आए, तो उन लोगों ने
100 लोगों ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उनको ऐसा लगा कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली ना जाए, और उन्होंने 1 लाख रुपए का निवेश कर दिया। तो टोटल वैल्यू जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ वो 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। ठीक है, ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, किस तरह से प्राइस बढ़ने के साथ साथ लोग इसमें निवेश करते हैं। दूसरा हम लेते हैं जो 10 करोड़ वाला प्रोजेक्ट था, वहां पर भी 1000 निवेशक थे, लेकिन यहाँ पर जो मालिक है उसने 1 लाख प्रति निवेशक की यहाँ पे राशि रखी है। तो यहाँ पर होता क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लगभग 5 लाख रुपए प्रति निवेशक 100 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। 200 लोगों ने लगभग 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए 300 निवेशकों ने, और 400 निवेशकों ने यहाँ पर 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है उसी तरीके से जो है यहाँ पर निवेशक अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो उनको लगता है कि ये कंपनी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, बहुत आगे जा रही है, और इसके अंदर हम लोगों को निवेश करना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 125 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। अब हम बात करते हैं 2 साल बाद की। 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? 2020 के अंदर इसे शुरू किया गया दोनों प्रोजेक्ट को, और जहां पर एक प्रोजेक्ट की लागत जो थी 1 करोड़ रुपए में इसको परचेस करना था, और दूसरा प्रोजेक्ट है इसको 10 करोड़ रुपए में। लेकिन जब निवेशकों को आमंत्रित किया गया तो यहाँ पर कुल लागत जो पैसा इकट्ठा हुआ वो लगभग 3 करोड़ रुपए, और यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा हुआ 125 करोड़ रुपए। देखिए 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होगी? मतलब ये तो निवेशकों का पैसा है, लेकिन एक्चुअल में मुझे बताइए कि जो 1 करोड़ का, या हम इसको एक जमीन मान लेते हैं कि ये 1 करोड़ की जो वैल्यू की जमीन थी, 2 साल के अंदर इसकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है? ठीक है, और जो 10 करोड़ वाली जो जमीन है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है, आप सोचिए। तो यहाँ पर हम लोगों को लगता है कि अब मैं अगर कुल लागत 3 करोड़ या 125 करोड़ की बात करूं तो ये मैं कैसे मान सकता हूं? ये मैं मान सकता हूं कि यदि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरे को बेच दूं और मुझे 3 करोड़ रुपए मिल जाए। ठीक है, आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मैंने स्टार्ट किया और मैंने सभी लोगों से पैसा लिया। 1 करोड़ की ये प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ की यह प्रोजेक्ट था, और मैंने इसको 1 करोड़ में परचेज करना था मुझे, और मैंने क्या किया, लोगों से पैसा लिया और 3 करोड़ रुपए मेरे पास कलेक्शन आ गया। अब मैं इस निवेशक मुझसे कहते हैं कि अब हमें अपना पैसा रिटर्न चाहिए, मतलब कुछ 2 साल बाद आपको जो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझसे कहते हैं, तो मुझे बताइए ये 1 करोड़ की जो जमीन थी 2 साल बाद जब मैं इसको बेचूंगा तो क्या मुझे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे? आप खुद विचार कीजिए, क्योंकि वो पैसा जो है, वो पैसा मेरा अपना पैसा, जो पैसा आया है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो इकट्ठा किया हुआ पैसा है। लेकिन एक्चुअल में अगर इसकी वैल्यू 3 करोड़ देखी जाए तो इतना पैसा क्या ये इतना प्रोजेक्ट है इसका? ठीक है, तो सवाल उठता है कि 1 करोड़ की जो वैल्यू है, मे बी पॉसिबल कि 2 साल के अंदर ये 2 करोड़ की हो सकती है या 3 करोड़ जा सकती है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि 10 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, क्या ये जो 125 रुपए में से 125 करोड़ रुपए में इसको सेल करें तो क्या इसको बेचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आगे और समझते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, और ये सारी अडानी की कंपनीज हैं, और आपको पता है कि अडानी दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति है। आप देख सकते हैं जनवरी 2022 में अडानी एंटरप्राइजेस के एक शेयर का मूल्य 210 रुपए था, जो 2022 के अंदर 3,352 रुपए हो चुका, मतलब 15 गुना बढ़ गया है। इसी तरीके से ग्रीन एनर्जी के 175 रुपए से बढ़ के 2,000 रुपए, लगभग 13 गुना। ये पोर्ट्स की जो वैल्यू है 379 से 851, और धीरे धीरे देखिए सारे प्रोजेक्ट किस तरीके से यहाँ पर बढ़े हैं। अब एक्चुअल में ये जो 2022 का जो प्राइस है, ये क्या एक्चुअल में उसकी वैल्यू बढ़ी है, उस प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये निवेशक जो थे, इन लोगों ने ये सोचा कि अडानी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके शेयर खरीदना शुरू कर दिया। तो 200 रुपए का, जैसे मान लीजिए 210 रुपए का शेयर था, लोगों को लगा कि अडानी बस बहुत अमीर आदमी है, धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो शेयर बढ़ेगा। तो 200, 300, 400, 500, 600 और ऐसे करते करते लोगों ने इसको 3,000 रुपए तक पहुंचा दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू इतनी है नहीं, ये हम लोगों ने इसको खरीदा है, इसी कारण से ये यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अडानी एंटरप्राइजेस को यदि सेल किया जाए तो क्या एक शेयर 3,352 का बिक जाएगा? मतलब पूरा प्रोजेक्ट जो होगा, सॉरी, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो 3,352 3352 के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से ये पूरा प्रोजेक्ट बिक जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू अगर अपन लगाए जाए, जैसा मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि ये 10 करोड़ का जो 10 करोड़ वैल्यू का जो ये प्रोजेक्ट है, क्या ये 125 करोड़ रुपए में सेल हो जाएगा? क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कब मानित है, जब किसी चीज को हमने जितने में खरीदा
और हम कहें कि ये इतनी की हो चुकी है, तो उसको आपके कहने से वो इतने की नहीं हो चुकी, यदि उसकी एक्चुअल वैल्यू इतने में सेल हो पा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है और इस मोबाइल की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपए है। ठीक है, और मैं इसको मैं कहता हूं कि ये अब जो है ये 25,000 का हो चुका है। ठीक है, मैं कहता हूं मान लीजिए कि 25,000 का हो चुका है। तो इसको 25,000 का आप कब मानेंगे? जब ये 25,000 रुपए में मार्केट में सेल हो रहा है, इसको बेचा जा सकता है, इस मार्केट में इसकी वैल्यू है कि हाँ ये 25,000 रुपए में सेल हो रहा है, तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में इसकी वैल्यू 25,000 है। लेकिन ये 10,000 रुपए का मोबाइल है और पैसा इकट्ठा करके मैंने इसकी लागत बढ़ा दी, लेकिन इसको जब मैं मार्केट में सेल कर रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो 5,000 रुपए में बिकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें में एक अडानी जो लोग जो धमाधम फटाफट फटाफट जो निवेश किए जा रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर उनको लॉस हो सकता है। अडानी के बारे में यदि आप सर्च करें तो यहाँ पर उनको उनके ऊपर काफी कर्जा भी है। ठीक है ना, यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे काफी कर्जा उनके ऊपर है। तो इसीलिए इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाने से बचें। एक हायर प्राइस पर जब वो जाता है तो आपको बचना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं एक एसटीओ और आईसीओ कंपनी की, जिस तरह से क्या मुझे ज्यादा लाभ दिखा रही कंपनी में निवेश करना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपके सामने, एक आईसीओ एक एसटीओ है। आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफर, ठीक है ना, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, ठीक है ना, आपने शिबा इनू का नाम सुना होगा, वो एक आईसीओ है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जितने भी कॉइन है इनके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और एक एसटीओ सिक्योरिटी टोकन ऑफर, एसटीओ सिक्योरिटी टोकन ऑफर, ये एक आपको दिख रहा है, एक प्रोजेक्ट आपको सामने जो दिख रहा है, एक जमीन का टुकड़ा या कुछ भी आप मान लीजिए प्रोजेक्ट है, तो इसके पीछे ये जो एसटीओ के पीछे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होता है, जबकि आईसीयू जो है उसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। दोनों की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, और दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, साफ लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एसटीओ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एक साल बाद हम देखते हैं कि एसटीओ की जो वैल्यू है वो 102 करोड़ हो गई है, एक आईसीयू की वैल्यू 10 करोड़ रुपए तक जा चुकी है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि एसटीओ जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ 3 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि आईसीयू 100 करोड़ पहुंच गया है। दोनों ने बराबर स्टार्ट किया था, लेकिन देखने वाली बात है यहाँ पर एसटीओ मात्र 3 करोड़ रुपए रह गया, जबकि आईसीयू 100 करोड़ रुपए चला गया है। और फिर 7 साल बाद हम क्या देखते हैं कि एसटीओ 3 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ रुपए 7 साल बाद हो गया है, जबकि एक आईसीयू जो कि 100 करोड़ था अचानक से नीचे धड़ाम से गिर गया और ये 10 करोड़ रुपए पे रह गया। तो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर निवेशकों ने, जो इन्वेस्टमेंट निवेशकों का है, वो सही जगह पर है या नहीं है। बात ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए पर जो इन्वेस्टमेंट किया था उसने 100 करोड़ पे आके उसको बेचा। ये तो एक अपॉर्चुनिटी मान लीजिए, किस्मत मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा हुआ। लेकिन सोचिए जिस व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए, जब इसका प्रोजेक्ट का ये जो पूरा जो वैल्यू थी आईसीयू की 100 करोड़ पहुंच गई थी, एक व्यक्ति ने तब जाकर निवेश किया और आज वो 10 करोड़ रह गई, तो उसको कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर एसटीओ में लगातार प्रॉफिट हो रहा है, लगातार 3 करोड़ से अब 6 करोड़ आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे कि कोई भी कंपनी आपको लाभ देने का वादा करती है तो सबसे पहले देखिए कि लाभ कहां से देगी। यदि कोई कंपनी कह रही है मैं आपको इतना दे दूंगी, महीने का इतना दे दूंगी, साल का इतना दे दूंगी, ठीक है, या ये जो कॉइन है या ये जो टोकन है, ये जो शेयर है, ये 2 साल बाद इतने का बिकेगा, ठीक है, तो वो उसके पीछे आप वजह देखिए कि ये क्यों बिकेगा, क्या कारण है, इसकी कुछ यूटिलिटी है, मार्केट में इसकी डिमांड होगी तो क्यों होगी। सिर्फ एक हवा के पीछे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया भाग रही है उसके अंदर, पीछे 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 सब लोग निवेश कर रहे हैं तो हम भी कर दें। ठीक है, रिटर्न तो देखिए, रिटर्न कहां से देगी। अब मुझे पैसा दे दीजिए बहुत सारा, मैं लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आप मुझे दे दीजिए और मैं कहूंगा कि आपको मैं 5 साल बाद इतना रिटर्न दे दूंगा, लेकिन उस 1 करोड़ 2 करोड़ का मैं करूंगा क्या? वो रिटर्न कहां से दूंगा? क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो मैं अपना पैसा इतना गुना नहीं कर लेता। अगर मेरे पास पैसा होता, मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लॉट है, तो मैं उसको मेरे पास अगर इस तरह से डबल करने की या 3 गुना करने की या बैंक से भी ज्यादा इंटरेस्ट देने की यदि मेरे अंदर क्षमता है, तो दोस्तों मैं अपना अपना घर बेचकर जो पैसा आएगा उसको मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकता था। ठीक है, लेकिन मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो सेम चीज यहाँ पर है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह के आईसीयू जैसे प्रोजेक्ट लाते हैं और एक हवा में जो कॉइन है वहां पर लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते हैं, बहुत ज्यादा उस तेजी से जो है उसका प्राइस बढ़ जाता है और फिर वो अचानक नीचे गिरता है। और इसीलिए भारत सरकार जो है एक क्रिप्टो करेंसी का या क्रिप्टो क्रिप्टो एसेट्स का समर्थन नहीं कर रही।
हाँ, एसटीओ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर हर सरकार जो है वो इसका समर्थन करेगी भविष्य के अंदर। अब हम आगे देखते हैं कि क्या मुझे इवोरिच में निवेश करना चाहिए। इवोरिच एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, ये सिक्योरिटी टोकन पर आधारित है, सिक्योरिटी टोकन ऑफर। मेरा यहां पर निवेश है, देखना आपको है कि क्या ये कंपनी सही है या नहीं है। तो मैं इवोरिच में मैंने इंटरेस्ट क्यों दिया, मैंने इवोरिच में निवेश क्यों किया, उसके पीछे वजह क्या है। दोस्तों, बहुत सारे प्रोजेक्ट है इवोरिच के पास, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट यहां पर है, आप देख सकते हैं। इवोसेंट एक प्रोजेक्ट है कंपनी का, एक ग्लोबल यूनिट पे एक प्रोजेक्ट है, एक बेसाल्ट एक प्रोजेक्ट है, यूनिटेक्स एक प्रोजेक्ट है, और ड्रैगन मैन एक प्रोजेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे जो पैसा दिया कंपनी को, तो कंपनी क्या कर रही है, उस पैसे का यूटिलाइज कर रही है, उस पैसे को काम में ले रही है, उस पैसे को बिजनेस में निवेश कर रही है। अब यहां पर जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, वहां से कंपनी आपको रिटर्न देगी। तो मुझे पता है कि कंपनी जो पैसा मुझसे ले रही है, उसने एक ऐसी जगह निवेश किया है जहां से रिटर्न आएगा या आ सकता है। लेकिन मैंने ऐसी जगह तो निवेश नहीं किया जहां पर मैंने पैसा दिया और मुझे ये भी पता नहीं है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये लोग कुछ बिजनेस, कोई बिजनेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट की। इवोसेंट की भी हम लोग बात करेंगे, ग्लोबल यूनिट पे की भी हम लोग बात करेंगे। ये जितने प्रोजेक्ट हैं, इन लोगों की हम सिंगल सिंगल अलग अलग बात करेंगे। तब जाकर आपको पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट बेस्ट क्यों है, या एवरेज जो ये प्रोजेक्ट जो एवरेज ने जो जहां पर पैसा निवेश किया है, इनमें ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और मैं कहूंगा आपको बिना सोचे समझे यहाँ पर भी निवेश नहीं करना है। आप पहले चीजों को देखिए, समझिए, और आपको लगता है कि यहां से रिटर्न निकल सकता है तो ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी आगे बढ़ती कंपनी में, मार्केट में रोज आना एक नई कंपनी, अगर क्रिप्टो एसेट्स की बात की जाए तो रोज नए कॉइन आ रहे हैं, रोज नए कॉइन आ रहे हैं। हर दिन कॉइन मार्केट कैप पे देखिए एक नया कॉइन, एक नया कॉइन, एक नया कॉइन लिस्टेड हो रहा है। और उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि अगर वो कॉइन मार्केट कैप पे आ रहा है तो उसमें निवेशक नहीं है, निवेशक तो है। ठीक है, 5 कॉइन, 10 कॉइन, 15, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, मतलब लोग कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े थोड़ी मात्रा में हर कॉइन के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रिटर्न क्या मिलेगा, कोई पता नहीं। सिर्फ क्योंकि वहां पर रोज मीटिंग्स होती है, वेबिनार्स होते हैं, लोगों को लाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन रिटर्न कहां से देगा, जब लोगों से पूछा जाता है कि रिटर्न कहां से देगी आपकी कंपनी, तो लोगों का जवाब होता है आपको रिटर्न से क्या करना है, आम खाइए गुठलियों से क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये आम खाने का मामला नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर एक, अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो एक गरीब व्यक्ति जो कि रोजाना के 500-800 रुपए जो कमाता है, 100-200 रुपए जो कमाता है, उसकी दिहाड़ी मजदूरी जो कमाता है, वो वहां पर किसी व्यक्ति के समझाने पर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि उसको लगता है कि फ्यूचर में उसको फायदा होगा, भविष्य में उसको ऐसा पैसा मिलेगा जो उसके काम आएगा। ठीक है, तो अगर वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उस व्यक्ति की जमा पूंजी, उस व्यक्ति की मेहनत की, ईमानदारी की कमाई, महीने की कमाई, किसी की 2 महीने की कमाई, किसी की 1 साल की कमाई, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो किसी का तो 1 लाख रुपए सालाना एक इनकम होती है। और वो किसी के कहने से जो सालों साल भर की जो इनकम, जो सेविंग उसने की है, वो किसी के कहने से वह निवेश कर देता है। तो ये बेहद जरूरी है कि आपको उस प्रोजेक्ट को समझना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको ये वीडियो क्यों बता रहा हूं कि बिना सोचे समझे किसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंपनी आपको बता रही है कि यहाँ पर इतना इतना रिटर्न मिल रहा है, तो सबसे पहला सवाल जो आपको करना है कि रिटर्न कहां से देगी, ऐसा कंपनी क्या कर रही है इस पैसे का जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। अगर उसके पास इस सवाल का जवाब है और उस जवाब से आप सेटिस्फाई हो, आप संतुष्ट हो, तो ही निवेश कीजिए। अदरवाइज खुद का निवेश और अपने साथियों का, अपने रिश्तेदारों का निवेश बिल्कुल मत करवाइए। बात करेंगे एवरेज के सारे प्रोजेक्ट की, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में क्या है और ये प्रोजेक्ट सही है या वैल्यूएबल है या नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।